नमस्कार, सुप्रभात। इस प्यारी सी सुबह में हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और उससे पहले सामवेद के गायन से स्टार्ट हुई थी और आजकल के टाइम में भारत शास्त्रीय संगीत ने कई मुकाम हासिल किए हैं। और आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत की। और इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं हेमराज जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। अगर बात हेमराज चंदेल जी की करें तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। संगीत के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और साथ ही साथ 600 कंपोजिशन और 8 करीब पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं। हेमराज चंदेल जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। देखिए, सुबह का समय है, चाहेंगे आपसे प्यारा सा संगीत सुनना और हमारे दर्शक भी बहुत बेताब हैं सुनने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सप्रेम नमस्कार। और एक भजन से शुरू कर रहा हूँ जो सुबह के राग भैरव और पीलू को मिलाकर मिश्रण किया गया है। जी। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर। अवध ईश्वे धनुष धरे हैं, अवध ईश्वे धनुष धरे हैं, वो ब्रिज माखन चोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर। सर, आपका आज तक का जो सफ़र रहा है बहुत ही ज़्यादा सफल सफ़र रहा है आज तक का। और आप रेडियो में, दूरदर्शन में आपके बहुत गीत संगीत हम सुनते आए हैं बहुत सालों से। देखिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सब जानते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपके बचपन के बारे में बहुत कम जानने को मिलता है। और आज ही मौका है कि आपके बचपन की कुछ बातें हमारे दर्शकों से आप साझा करें। जी ज़रूर। मेरा जन्म मंडी में हुआ जी। और मंडी के पड्डल मैदान के साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा घर है। और संगीत का शौक़ मुझे अपनी माताजी से मिला। जी। क्योंकि उनके सभी भाई बहन भतीजे सभी गाते रहे। जी। और उनसे ये शौक़ मुझे विरासत पे मिला। तो मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने कब शुरू किया, लेकिन बिल्कुल बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है तब से माताजी ने जो उनको भजन आते थे वो सिखाए, वो अलग अलग ओकेज़न पे बहुत सी जगह गाए भी। जी। और फिर उसके बाद मैं मंडी से सुंदरनगर चले गए, क्योंकि मेरे पिताजी BBMB प्रोजेक्ट में काम करते थे। जी। मेडिकल सर्विसेज में, तो वहाँ वो पोस्टेड थे। जी। तो मैं सन 89 में वहाँ शिफ्ट हो गया और वहाँ पे मैंने फिर उस समय मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर श्री जयप्रकाश शर्मा जी, उनसे मैंने गज़ल और भजन सीखना शुरू किया। जी। और उसके साथ साथ जब स्कूल में मैंने म्यूज़िक 9th क्लास से ऑप्ट किया, वहाँ हमारे टीचर होते थे मैडम कमला शर्मा जी। बाद में मैंने उनके हस्बैंड, जो बहुत बड़े गुरुजन और गुणीजन रहे और
दिल्ली घराने के कलाकार डॉक्टर गंगाराम शर्मा जी, उनसे फिर मैंने विधिवत शास्त्रीय संगीत को सीखना शुरू किया। जी, और गुरु तो खैर आपके जीवन में काफ़ी एक लंबे वक्त के बाद आई, लेकिन जैसे आपने कहा शुरुआत में माँ का सपोर्ट रहा और भाई से घर पे ही आपको वो परिवेश मिला और तभी जी। आज आप इतने लाइक आगे तक पहुँच पाए और इतने जाने माने संगीतकार बन चुके हैं। सर, आपने गुरु घराने की बात की, यहाँ पर घराने पे आने चाहूँगी कि आपने भी घराने से तालीम हासिल की होगी। जी। हाँ, उस घराने के बारे में बताइए। जी, मुझे इनिशियल स्टेज पे तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने डॉक्टर गंगाराम शर्मा जी जो दिल्ली घराने के कलाकार थे, उनसे गाना सीखा लगभग 4 वर्ष के आसपास। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर नीलम पॉल, जो आज पंजाब विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष भी हैं, उनसे गाना सीखने का अवसर मिला, जो आगरा घराने की कलाकार हैं जी। इसके बाद मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ITC संगीत रिसर्च एकेडमी में एज ए स्कॉलर जाने का मौका मिला, वहाँ सीखने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब से, जो हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठ और वयोवृद्ध कलाकार थे, उनसे सीखने का। जब मैं उनके पास पहुँचा तो वो लगभग 96 ईयर ओल्ड थे, 94-96 ईयर ओल्ड थे, और बिल्कुल गाते अच्छे से गाने जी। और वो 108 साल तक जिंदा रहे और बिल्कुल गायक कलाकार की तरह। उनके आप 108 साल के भी रिकॉर्ड सुन सकते हैं जी। कि कोई नहीं कह सकता कि वो उस उम्र में भी कोई गा सकता है। तो मुझे खान साहब से एक स्पेशल, ग्वालियर घराने उनका घराना रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी विशेषताओं को अपने, क्योंकि उनका तानसेन जी की इस परंपरा से सीधा संबंध रहा जी। वो उनके चौथे पुत्र सूरत सेन के डायरेक्ट वंशजों में से 26वीं पीढ़ी के कलाकार थे। तो उनसे मुझे लगभग 16 वर्ष के आसपास गाना सीखने का मौका मिला। आज मैं जो कुछ भी गाता हूँ वो सब इन्हीं गुरुजनों के उससे, और इसीलिए हर विधा को गाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजन सभी विधाओं में पारंगत रहे जी। जैसे खान साहब हर विधा, गीत गज़ल भजन से लेकर शास्त्रीय संगीत के तो वो बहुत बड़े कलाकार रहे, लेकिन उसके साथ साथ हर विधा, वो चाहे सुगम संगीत हो, चाहे सूफी म्यूज़िक हो, कोई भी संगीत हो, उन्होंने बहुत अच्छे से गाया जी। डॉक्टर नीलम पॉल, वो भी अपने आप में बहुत सृजनशील और बहुत अच्छे टीचर। डॉक्टर गंगाराम शर्मा जी भी गज़ल, शास्त्रीय संगीत, तो उन सभी विधाओं को क्योंकि मुझे बहुत नज़दीक से देखने का, सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, तो उन चीज़ों को आत्मसात करने का प्रयास किया ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रखा जा सके और अपने आप को निखारा जा सके जी। कितना कर पाए हैं ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयासरत हैं जी। मुझे एक बात महसूस होती है जब भी मैं आप जैसे गायकों से, संगीतकारों से बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो अपने गुरु के प्रति सम्मान रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, वो हर फील्ड में किसी ना किसी के गुरु होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो कैसे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी परंपरा बहुत अनूठी है ये, इसके बारे में बताइए। हाँ, संगीत में विशेष रूप से गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है जी, क्योंकि इसे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ के सीखा तो नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि वहाँ एक समय सीमा है। आपकी क्लास 40 मिनट की है तो 40 मिनट की हो सकती है, वो 80 मिनट्स की नहीं हो होगी। सकती है। जो सिलेबस है वो आपको 6 महीने 1 साल में पूरा करना ही पड़ेगा, और वहाँ आप अपनी स्किल को या अपने हुनर को एज इट इज़ बच्चों तक हस्तांतरित कर पाएँ, ऐसा पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में हर गुरु ये चाहता है मेरे शिष्य मेरी तरह ही अच्छे निकलें, और वहाँ टाइम बाउंड नहीं है। गुरु का मन है तो आपको 2 घंटे भी सिखाएंगे जी। उस चीज़ को कैसे किया जाता है, उसकी उनके पास एक परंपरागत ज्ञान है कि किस काम को कैसे करने से कैसे बेनिफिट मिलता है जी, जिसको हम लोग विद्यालय शिक्षण में उतना नहीं कर पाते हैं। जी, कैसे अभ्यास करें, किस चीज़ का अभ्यास करें, फिर कैसे उसको सजाया जाए, संवारा जाए, ये गुरु शिष्य परंपरा में ही संभव है। जी। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में विशेषताओं के साथ सीखा जाता है।
जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और हमें भी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। सर, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए, आपके लिए उसके क्या मायने हैं? आप इतने बड़े संगीतज्ञ हैं आजकल के ज़माने में। मेरे लिए तो सब कुछ है जी। ना, क्योंकि उसके पीछे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक मेरे गुरुजनों की विरासत, उन्होंने जो जो सिखाया बहुत मन से सिखाया, बहुत प्रेम प्यार से सिखाया है, इसलिए ताकि उन चीज़ों को संजो सके। जी। और हम प्रयास कर रहे हैं, हम विशेष रूप से, कि उतनी ही जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है, हम भी आगे की जनरेशन को उतने प्रेम प्यार से सिखा सकें। जी। वो राग, वो बंदिशों की शक्लें, वो चीज़ें सब अगली पीढ़ी तक जानी चाहिए। जी। अगर आपके पास कोई नया रास्ता आता है तो आप उसको बनाने का प्रयास करते हैं, वो भी शेयर करने की ज़रूरत है। जी। कि जितना है उतना काफ़ी नहीं है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि बेटा, विरासत में बहुत से लोगों को संपत्ति मिलती है, लेकिन वही आदमी आगे कर सकता है, अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है, जो खुद भी उसमें सृजनशील हो, जो मेहनत करके उस चीज़ को और कमाना चाहता है। जी। क्योंकि बाप दादाओं की संपत्ति तो सबके पास होती है, अगर हम नहीं वो करेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। हमें अपना भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से हमारे गुरुजी ने बहुत काम किया, और हम तो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितना भी हमारी योग्यता है, जितनी भी हमारी, क्या कह सकते हैं उसको, योग्यता है, क्षमता है, उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बहुत सी शास्त्रीय संगीत में लगभग 600 के आसपास रचनाएं कर चुका हूँ, अलग अलग रागों में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तालों में। जी। और उन चीज़ों को बच्चों को बांटने का भी प्रयास करते हैं। उनको आप दूरदर्शन, आकाशवाणी, यूट्यूब आजकल बहुत पॉपुलर माध्यम है, उनके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, लोग लाभ उठाते हैं। जी। जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई तरह की विधाएं हैं, रागों पर आना चाहेंगे, राग बिहार के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी जी जी। राग बिहार एक सायंकालीन राग है जो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। जी। और बहुत खूबसूरत राग है, और उस राग का जो प म प ग म ग है, वो अपने आप में उतनी फ्रेज कहने से ही बिहार का मालूम हो जाता है कि ये विशेष लगाव उसके जो रहते हैं। ग से सा कैसे आता है, नी से प कैसे आता है, वो उस राग को, उसका स्केच बनाता है कि कैसे उस राग को एस्टेब्लिश किया जाता है। जी, बहुत खूबसूरत। और राग बिहार के बारे में तो चंदेल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चलिए आपको सुनाते हैं।
दर्शकों, ये था राग बिहाग। और सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत आपके द्वारा गाया गया ये राग, इसके बारे में। ये कौन सा, बिहाग में बहुत सारे टाइप होते होंगे, ये कौन सा टाइप है? ये बिहाग का एक प्रकार है, राग मारू बिहाग, जी, जिसमें बिहाग और कल्याण का मिश्रण करके इस राग को बनाया गया है। जी, तो ये राग मारू बिहाग जी। बहुत फेमस प्रकार है बिहाग का। इसकी क्या क्या विशेषताएं इस राग की जानना चाहेंगे? इसमें दो विशेषताएं हैं। बिहाग में जब मध्यम का प्रयोग बदल देते हैं तो उससे मारू बिहाग बनता है, और दूसरा जो जो बिहाग में कम थे स्वर, उनको इस राग में प्रोमिनेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए, राग बिहाग में मध्यम, शुद्ध मध्यम बहुत प्रोमिनेंट रहता है। प्रोमिनेंट का मतलब है कि उसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग ज़्यादा रहता है, रुकते नहीं हैं। प्रोमिनेंट का मतलब ये नहीं है कि उस पर रुकेंगे, लेकिन उसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग अधिक रहता है। जी। और रे और ध, जैसे मैंने पहले, आपने जब बात की बिहाग की, तो मैंने बताया कि ग से सा और नी से प आने का एक विशेष ढंग है बिहाग का, जी, जो बिहाग अंग को प्रदर्शित करता है। जी, इस राग में भी उस अंग का तो प्रयोग है, जी, बिल्कुल। लेकिन साथ में जो बिहाग में कम थे, जैसे रे और ध की जो पोजीशन है वो बिहाग में कम रहती है, जी, वो इस राग में बढ़े हुए हैं कि उनको बढ़ा दिया गया है और शुद्ध मध्यम की जगह तीव्र मध्यम को प्रोमिनेंट किया गया है। जी, तो उससे मारू बिहाग राग बना है, जो एक अलग शक्ल देता है। जी, बहुत खूबसूरत। और जानना चाहेंगे, वैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, साथ में आते हैं ताल और लय। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ताल वैसा ही है जैसे हमारी सांस है। जी, अगर शरीर में सांस नहीं है तो शरीर काम नहीं करेगा। ऐसे ही रागों के साथ या जितनी भी रचनाएं गाते हैं, उनके साथ जब तक ताल का संदर्भ नहीं जुड़ेगा तब तक वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जी, और हमारे यहाँ तालों की बहुत सी विधाएं हैं, बहुत से प्रकार, जैसे झूमरा ही है उदाहरण के लिए, 14 मात्रा का ताल है और विलंबित ख्याल बहुत से गाए जाते हैं उसमें। जी, लेकिन हर परंपरा में, चाहे किसी भी घराने का तबला हो, वहाँ के कलाकार उनको अलग अलग ढंग से भरने का, बजाने का एक अलग अंदाज रहता है। जी, आप आमिर खान साहब के साथ जिन लोगों ने बजाया है उन लोगों का वो सुने, उनका बिल्कुल अलग रहेगा। पंजाब के किसी और कलाकार से आप उस ताल को सुने, उनका अलग से रहेगा। जी, तो उन चीज़ों का बहुत सुंदर वो रहता है। ताल एक स्ट्रक्चर देता है आपको कि उसको कैसे आपने उस ताल के खंड के अनुसार उन रचनाओं का प्रयोग करना है। जी, बहुत खूबसूरत। सर, जैसे हमने घरानों की बात की, आपने ये तो जी, बताया था क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं घराने, और क्यों घराने में सीखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक संगीतकार के लिए। आपने ये नहीं बताया कि आप किस घराने से संबंधित हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने लगभग 16 साल के आसपास खान साहब से सीखा, जी, तो मैं भी ग्वालियर घराने के उनकी परंपरा से ही आत्मसात मैंने आगरा और दिल्ली घराने का गाना भी सीखा है, तो इसलिए वो खासियतें भी उसमें आएंगी। जी, लेकिन आज के समय में मैं उसको ज़्यादा गाता बजाता हूँ। जी, वो चाहे लय का रख रखाव हो, चाहे तानों का वो हो, चाहे बढ़त का ढंग हो, जी, वो खान साहब के ढंग से जैसा उन्होंने सिखाया। और उनकी परंपरा में जैसे मैंने बताया कि उनका एक विशेष ख्याल गाने का ढंग, जी, क्योंकि ग्वालियर की परंपरा में बहुत से गायक जन, गुरुजन सरगम का प्रयोग नहीं करते थे, जी, लेकिन खान साहब ने उस सरगम को जोड़ा और बहुत बेनयाब ढंग से जोड़ा है कि वो सरगम सुनने में बहुत आसान लगती है, जी, लेकिन जब करते हैं तो मालूम होता है कि कैसे हो रही है, और बहुत से लोग उस चीज़ को करते हैं। तो एक अलग विशेषता है तानों का, ग्वालियर का ढंग, बंदिशों का ढंग, अलग अलग तालों की बंदिशें, अलग अलग ढंग की बंदिशें, अलग अलग रचनाओं का, साहित्य का, उन सबको आत्मसात करने का और प्रयास किया है कि मैं भी उसमें जोड़ सकूं अपनी तरफ से भी। तो इसलिए मैंने भी बहुत से प्रयोग लय, सुर, ताल, साहित्य के संदर्भ में किए हैं। जी, बहुत खूबसूरत। और आपकी इन्हीं कोशिशों की वजह से आज आप महान संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। सर, देखिए, आपने 600 के करीब कंपोजिशन की है। एक प्यारा सा राग या कोई गीत आप हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहें तो ज़रूर। जी, आपको एक सुबह का राग है, एक राग नट भैरव। जी, अब मैं तानपुरा तो नहीं लाया हूँ, इसलिए
हारमोनियम से ही जी बिल्कुल साथ देना पड़ेगा। हाँ, जी उसकी एक रचना सुनाता हूँ। उस रचना की खासियत क्या है कि राग तो है ये, बिल्कुल लेकिन अगर उसमें सुर, किसी भी सुर का नाम आया है तो उसी का वर्णन, और वो सुर उसी सुर पे बोलेगा। जी उदाहरण देखिए आप। जी हे ना रे नु सा सुंदर बन के रे, सा सुंदर बन के रे, रेझावे ग गुने गंधर्व, सा सुंदर बन के रे, रेझावे ग गुने गंधर्व, मध्यम मध्यम पवन चलत अपनी धुन में, नित बरनत राज रंग, नट भैरव सुंदर गुण धर्म, सा सुंदर बन के रे। तो आप देखेंगे जो सुर बोल रहा है, सा बोल रहा है, रे बोल रहा है, ग बोल रहा है, उसी जगह पे है और जी। उसी का वर्णन उसके साथ किया गया। सा सुंदर बनकर रे, तो रे की जगह आएगा और ग की जगह। हर सुर का इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। जी बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, और आपकी धन्यवाद। कंपोजिशन के लिए भी लोग आपको जानते पहचानते और आपसे बहुत जी, कुछ जी। सीखना चाहते हैं। लेकिन देखिए आपने गज़लें भी बहुत बेहतरीन लिखी हैं, गाई हैं, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? कोई फेवरेट कोई गज़ल आपके दिल के करीब हो तो प्लीज़ सुनना भी चाहेंगे। जी। एक शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं था तन्हा एक तरफ, मैं था तन्हा एक तरफ, और ज़माना एक तरफ। हाँ हाँ, मैं था तन्हा एक तरफ, और ज़माना एक तरफ। तुम जो मेरे हो जाते, 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 मैं हो जाता एक तरफ, और ज़माना एक तरफ। हाँ हाँ, मैं था तन्हा एक तरफ। जी जी बहुत खूबसूरत गज़ल, और इसी गज़ल से मुझे एक प्यारी सी गज़ल जो आपने नववर्ष पर गाई थी, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, वो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को सुना दें तो उनकी यादें जो है ताज़ा हो जाएगी। जी जी जी। रिकॉर्ड आपके ऊपर।
चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, देखना चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, देखना याद जब भी आएगा, याद जब भी आएगा उसका पलट कर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, देखना चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, देखना। उम्र भर जलते रहे साहिल के पत्थर की तरह, उम्र भर जलते रहे, उम्र भर जलते रहे साहिल के पत्थर की तरह, याद कर लेना हमें, याद कर लेना हमें जब भी समंदर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, देखना। खुद समझ जाओगे उसकी चाहतों का रुख है क्या, खुद समझ जाओगे उसकी चाहतों का रुख है क्या, खुद समझ जाओगे उसकी चाहतों का रुख है क्या, तुम हवा के सामने, तुम हवा के सामने मिट्टी उड़ाकर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, देखना चलते। तुम भी राशिद सीख लो दुनिया में जीने का चलन, तुम भी राशिद सीख लो, तुम भी राशिद सीख लो दुनिया में जीने का चलन, सबको मिलना हंस के सबको, सबको मिलना हंस के सबको मुस्कुरा कर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर, देखना चलते। जानना चाहेंगे, जैसे आपने फोक सॉन्ग भी बहुत सारे गाए हैं, और जानना चाहेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत में फोक सॉन्ग के क्या मायने हैं? देखिए,
लोक संगीत अपने आप में एक विशाल परंपरा है जी बिल्कुल। और बहुत सी चीज़ें तो सीखी जा सकती हैं, लेकिन लोक संगीत अपनी माटी की महक है। ऑब्वियसली। जो जहाँ पैदा हुआ है उसके बोल चाल में, उसके गाने में वो चीज़ें स्वाभाविक रहती हैं, Obviously. जिन्हें कोई दूसरा अगर करेगा तो वो अखरेंगी कि अच्छा कुछ तो है जो नहीं हो पा रहा है। जी ये मिट्टी की खुशबू रहती है। तो मुझे बहुत नज़दीक से लोक संगीत को भी सीखने का मौका मिला। बहुत से लोगों से मेरे को लोक संगीत के बारे में, जिनमें श्री जियालाल ठाकुर जी ने बहुत वो किया। मेरे बड़े भाई श्री रामलाल शास्त्री जी, वो अपने आप में बहुत बड़े कलाकार रहे। जी ऐसे ही एक मेरे बड़े भाई तुल्य श्री देवेंद्र शास्त्री जी, जी उन्होंने भी लोक संगीत के और ख़ासकर हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक जो गीतों उनके संदर्भ में बहुत अच्छे से मेरा सहयोग किया है ना। आज जो भी मैं गाता हूँ या जो भी करता हूँ उसमें उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी तो मेरी विषय जो स्पेशलाइजेशन है वो मंडी जिला के लोकगीतों की है। जैसे कि आपने शायद बताया भी होगा कि मैं लोक संगीत में और लोक संगीत, सुगम संगीत, इनमें ए ग्रेड के उसमें हूँ। तो बहुत से गीत पारंपरिक, मुझे पारंपरिक गीतों से बहुत लगाव है, इसलिए ढूंढ के जी कि जो कोई नहीं गाता है उनको मैं गाने का, और जो विरासत में मुझे मिले हैं उनको संजोने का प्रयास करता हूँ। जी। आपने जैसे कहा कि मुझे जैसे पारंपरिक गीतों से जुड़े रहने का बहुत शौक है, ढूंढ के निकालते, तो डेफिनेटली हम आपसे एक प्यारा सा मंड्याली गीत सुनना चाहेंगे, फोक जी, सॉन्ग जी। अगर आप सुना दें तो। जरूर जरूर। जी बिल्कुल। सुबह का समय है तो हमारे यहाँ के पारंपरिक भ्यागड़े है ना। भ्याग का अर्थ है सुबह। हाँ, अब आप शास्त्रीय संगीत से कंफ्यूज ना हो, वहाँ बिहाग राग है और यहाँ भ्याग का मतलब है भोर से, सुबह। तो ऐसे गीत जो बिल्कुल सुबह गाए जाते हैं उनमें से एक आपको सुनाता हूँ। बहुत फेमस है, गंगा दे नहाने जांदा मेरी। गंगा रे नहाने जांदा मेरे मोहना, गंगा दे नहाने जांदा मेरे मोहना, गंगा दे नहाने जांदा हो, गंगा दे नहाने जांदा हो। हाथा लैंदा लोटा मूंढे परा धोतिया, हाथा लैंदा लोटा मूंढे परा धोतिया, गंगा दे नहाने जांदा हो, गंगा दे नहाने जांदा हो। जी बहुत खूबसूरत गीत। सर मंडी का आपने प्यारा सा ये गीत सुना है, इसके बाद आना चाहेंगे हिमाचल पे। आपसे जानना चाहेंगे हिमाचल में शास्त्रीय संगीत का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? जी बहुत अच्छा वो है। बहुत से नए बच्चे
बहुत अच्छे मन से सीख रहे हैं और कर रहे हैं जी। और जहाँ तक संस्थागत शिक्षण की बात है, आज लगभग 100 में से 60 कॉलेजेस में संगीत सिखाया जा रहा है जी। सिर्फ एक जो यहाँ कमी देखने को मिलती है वो कि कॉलेजेस में तो है, लेकिन उससे पहले +2 में शायद 8 से 10 स्कूल निकलेंगे पूरे हिमाचल में जिनमें म्यूज़िक है जी। और अगर 10वीं तक की बात करें तो उसमें शायद ही 2 या 3 स्कूल निकल के आए। तो सरकार को इस दृष्टि से काम करना चाहिए कि तभी निकल के आएगा जब हम उसको प्राइमरी से ना होकर, अगर वहाँ से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 6ठी क्लास से तो म्यूज़िक को सिखाने का प्रावधान किया जाए जी। क्योंकि जब वो बड़ी उम्र में हमारे पास आते हैं तब फिर हमें ज़्यादा वो करना, मेहनत उनके साथ करनी पड़ती है, तो उनके पास प्रीवियस नॉलेज कुछ नहीं होता है जी। अगर वो सीखेंगे तो फिर उससे ज़्यादा और अच्छे से वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक एक आध दिन में करने का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने साल 6 महीने किया और आप कलाकार बन जाएंगे, ऐसा नहीं। शास्त्रीय संगीत समय मांगता है, मेहनत मांगता है, एक विश्वास मांगता है और धीरे धीरे ही डेवलप होता है। हाँ, सहज पके सो मीठा होए, तो वो तभी है क्योंकि शास्त्रीय संगीत हर संगीत का आधार है। जिसे शास्त्रीय संगीत गाना आता है वो हर विधा को गा सकता है जी। वो गज़ल हो, भजन हो, गीत हो, लोक संगीत हो, कोई भी हो जी। चाहे विदेशी संगीत क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए आपको शास्त्रीय संगीत में पारंगतता हासिल करनी पड़ेगी जी। तो ये सब म्यूज़िक के लिए सबऑर्डिनेट है। आप अगर लोक संगीत भी गाना चाहते हैं तो शास्त्रीय संगीत हमेशा आपको मदद करेगा जी। आप भजन गाना चाहते हैं तब भी। तो ये हर म्यूज़िक के आधार में बसता है और इस आधार को जितना हम मजबूत रखेंगे उतनी मजबूती से हम हर विधा के साथ न्याय कर सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरती से आपने कहा कि हर एक जैसे फील्ड धैर्य मांगती है, आपने कहा कि धैर्य के साथ कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें कि एकदम से आप 1-2 दिन का रियाज कर लिया निपुण हो गए, उसके लिए संघर्ष और तपस्या की ज़रूरत है। आप इतने साल से संगीत के साथ जुड़े, आपसे जानना चाहेंगे आप कोई मैसेज जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं जो संगीत सीख रहे हैं, उनको कुछ देना चाहेंगे, कोई मैसेज? जी, देखिए, जो जिस भी विधा से जुड़ा है उनसे मेरा तो यही कहना है कि आप ज़रूर शास्त्रीय संगीत सीखें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि आप शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो अपने आधार को मजबूत करेंगे और जिस स्ट्रक्चर का बेस बहुत मजबूत होती है वो बिल्डिंग कभी कोलैप्स नहीं होती है जी। और वो आपको सृजनशीलता के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। तो ज़रूर सीखें शास्त्रीय संगीत को, हो सके तो अपना जीवन बनाएं। जी। हेमराज चंदेल जी, आज आपने हमारे कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, चाहे वो बात हो भारतीय शास्त्रीय संगीत की या अपने जीवन पे आपने प्रकाश डालकर हमारे जो आने वाले युवा हैं उनको पथ प्रदर्शित किया है। आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ हेमराज चंदेल जी, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे युवाओं को भी बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो तपस्या मांगता है और थोड़ा धैर्य। लेकिन जाते जाते आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक चंदेल जी की आवाज़ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
सिमले नी बसना सपाटुए नी बसना सिमले नी बसना सपाटुए नी बसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना